नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमंच। और लोकमंच में आज हम बात करेंगे देश में बाढ़ की विभीषिका की। देश के कई क्षेत्रों में बाढ़ के कहर से लाखों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शासन प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव के लिए भी गंभीर प्रयास जारी हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। गुजरात और केरल में भी कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति से दो चार लोगों को होना पड़ रहा है। इस बार की बात नहीं है, हर वर्ष देश में बाढ़ की ये स्थिति रहती है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल बाढ़ से 13 अरब रुपए का नुकसान होता है। 1952 से अब तक हर साल बाढ़ से लगभग 81 लाख हेक्टेयर ज़मीन प्रभावित होती है और लाखों हेक्टेयर में खड़ी फसल बाढ़ से बर्बाद हो जाती है। उपायों की बात करें तो केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय ने सभी महत्वपूर्ण बाढ़ प्रवण अंतर्राज्यीय नदियों को कवर करते हुए पूर्वानुमान केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया। साथ ही बाढ़ पूर्वानुमान, आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 12वीं योजना में रुपए की अगर बात करें तो 281 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इन प्रयासों के बावजूद हर वर्ष आने वाली बाढ़ की विभीषिका कम क्यों नहीं हो रही है, जानने के लिए बात करेंगे विशेषज्ञों से। और डॉक्टर अशोक कुमार दास, भारतीय मौसम विभाग के विज्ञानी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार दास, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। नमस्कार जी। जैसे कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बाढ़ केवल इस बार की बात नहीं है। जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं तब से जो आंकड़े हैं उसके अनुसार हर साल बाढ़ हमें परेशान करती है और हमारे खेतों को, हमारे किसानों को नुकसान पहुंचाती है। जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हुआ करती है। लेकिन उसके बावजूद भी मौसम विभाग ने क्या कोई ऐसी पहल की है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है सामने लेकर आया है मौसम विभाग, जिससे पहले ही पता लग जाए कि किस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होगी और इस परिस्थिति से बचा जा सके, बाढ़ की परिस्थिति से? ऐसा कुछ संभव है क्या? मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जी जी। ये जो हमारा फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है जी, हमारा देश में, ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें शामिल है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल वाटर कमीशन। जी, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्रियल कमिटी फ्लड एंड फ्लड रिलीफ 1972 में रिकमेंड किए थे, जो ऑल ओवर इंडिया वेयर इज द फ्लड प्रोन एरिया है जी, उसमें हमारा फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करना है। और उसके बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 डिपार्टमेंट को दिया गया था। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसमें क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट रिवर बेसिन के लिए देंगे और ये फोरकास्ट सेंट्रल वाटर कमीशन फ्लड फोरकास्टिंग के लिए अपना मॉडल में यूज करेंगे जी। आफ्टर दैट 1973 में फर्स्ट फ्लड मेट्रोलॉजिकल ऑफिस हमारा इस्टेब्लिश हुआ पटना में। जी, नेक्स्ट ईयर फिर 1974 में भुवनेश्वर, लखनऊ, जलपाईगुड़ी एंड दिल्ली में फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर एस्टेब्लिश हुआ। आफ्टर दैट एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 14 centers from where we are providing this hydrometeorological support for flood forecasting to Central Water Commission. जी, ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। इट इज जॉइंट, नॉट ओनली इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दिस इज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल वाटर कमीशन। जी, ये इसमें हम फ्लड सीजन जनरली हमारा मानसून सीजन में ही होता है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन में होता है। जी। लेकिन हमारा फ्लड सीजन जो है ये शुरू हो जाता है 1 मई से। अच्छा। 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है। वो एरिया टू एरिया ये वेरी करता है। अब ब्रह्मपुत्र बेसिन, झेलम बेसिन के लिए ये 31 मई से 31 सितंबर तक होता है। उसके बाद अप टू कृष्णा बेसिन ये 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। एंड बियॉन्ड दैट साउदर्न पेनिनसुला
ये दिसंबर तक चलता है, जी 1 जून से जी दिसंबर एंड तक चलता है। जी ये एक्टिविटी हमारा 14 प्लांट मेट्रोलॉजिकल ऑफिसेस है, वो सपोर्ट देते हैं। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म एरिया में लोकेटेड है। ये रिवर जो बेसिन का सपोर्ट है, हम जो सेंटर का नाम बता रहे हैं, पहले बता दिया, पटना है, जलपाईगुड़ी, लखनऊ, न्यू दिल्ली इधर है हमारा हेडक्वार्टर में, आगरा है, आगरा भी न्यू दिल्ली से हमारा सपोर्ट दिया जाता है। फिर इधर हैदराबाद है, गुवाहाटी है। ओके, ऐसा हमारा 14 सेंटर्स है। जी ये हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है फ्लड फोरकास्टिंग सर्विस के लिए। जी हमारा मेन IMD इज द नोडल एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट फॉर द रिवर सब बेसिन्स। ओके, एट प्रेजेंट वी आर प्रोवाइडिंग 153 river basins quantitative precipitation forecast real time, and in the form of bulletin we are providing this information to Central Water Commission. And apart from this, we are providing Central Water Commission recently numerical weather prediction model based forecast. आप जानते हैं जो डायनामिकल मॉडल होता है, बहुत पहले ही इसका पूर्वानुमान कर लेते हैं, और ये जो डेटा है, ये डेटा हम ग्रेडेड फॉर्म में, मतलब छोटा छोटा पॉइंट में रेगुलर रिपीटेशन में ये डेटा जनरेट होता है, और ये डेटा हम सेंट्रल वाटर कमीशन को हम शेयर करते हैं। जी ओके, ये मोटा मोटी ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने बताया। लेकिन आपने कहा कि डेटा आप जो है शेयर करते हैं, उसके बावजूद भी बाढ़ की विभीषिका बनी हुई है, उसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये जो है रेनफॉल फोरकास्ट आप जानते हैं, इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड इज चैलेंज। अब क्वांटिटेटिवली अब रेनफॉल इस एरिया में इतना रेन होगा, जी ये वेरी डिफिकल्ट टास्क, ऑल ओवर इट इज़ ए चैलेंज। तो जो हमारा अभी बताया ना डायनामिकल मॉडल, ये जो मॉडल है ये थोड़ा सा कभी कभी ओवर एस्टिमेट कर देता है, कभी अंडर एस्टिमेट कर देता है, एग्जैक्ट अमाउंट के आसपास नहीं आता है। और हेवी रेनफॉल केस में मेन तो हेवी रेनफॉल केस में हमारा बाढ़ आ जाते हैं। ये मॉडल इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हैं, कुछ मॉडल का लिमिटेशन है। ये इसका लिए रिसर्च चल रहा है वर्ल्ड वाइड, इसका डेवलपमेंट के लिए ये मेन कारण होता है। और हमारा फोरकास्ट का एक्यूरेसी जो है अभी एट प्रेजेंट, हमारा जो ऑपरेशनल फोरकास्ट होता है, हम कैटेगरिकल फोरकास्ट देते हैं। कैटेगरी का मतलब है एक छोटा छोटा रिवर बेसिन का मतलब पहले थोड़ा बता दो जी। रिवर बेसिन मतलब जहाँ रेन होने से पानी वो रिवर चैनल में फ्लो हो जाता है जी। ये छोटा छोटा रिवर बेसिन, छोटा से लेकर बड़ा बड़ा एरिया का हमारा रिवर सब बेसिन ऑल ओवर इंडिया में है। मैंने पहले ही बताया 153 रिवर सब बेसिन है ऑल ओवर इंडिया में। इसके लिए हम क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट देते हैं कैटेगरिकल फॉर्म में, मतलब कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा वो एग्जैक्टली एक कैटेगरी के अंदर बताते हैं। जैसा 0.1 to 10 mm रिवर बेसिन का जो एवरेज रेनफॉल है वो एक पर्टिकुलर रिवर बेसिन की इस कैटेगरी में रेन होगा हम बता देते हैं। जैसे 0.1 to 10, 11 to 25, 26 to 50, 51 to 100 एंड ग्रेटर देन 100। अभी इस साल हम ये भी हमारा जो फ्लड मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर्स है 14, उनको हम ये बताया कि जो हायर कैटेगरीज है 26 to 50, इसको थोड़ा बाइफर्केट भी कर दिया है 26 to 37, देन 38 to 50। कोई एफएम हमारा इस रेंज में भी फोरकास्ट कर रहा है, एंड ऑल्सो 50 to 100 का जो रेंज है ये भी हम बाइफर्केट कर दिए है, 51 to 75, देन 76 to 100। ओके और ये जो फोरकास्ट का जो कैटेगरी हम देते हैं कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, और हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी अच्छा है 60% हमारा ओवरऑल जो अगर डॉक्टर अशोक मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ तो कुछ साल पहले तक की स्थिति ये थी कि कहा जाता था मौसम विभाग की तरफ से कि बारिश होगी तो लोग जो है बगैर छाते के निकलते थे। जब ये कहा जाता था कि धूप निकलेगी तो छाते के साथ निकलते थे। लेकिन 3-4 बरस से एक्यूरेसी में बहुत इजाफा हुआ है मौसम विभाग की। कहा जाता है कि कल बारिश होगी या घटा छाएगी तो ऐसा सटीक रूप से हो जाता है। तो सटीक अनुमान तो अब बढ़ गया है, तो क्या सटीक अनुमान बढ़ने से कुछ लाभ भी हो रहा है? क्या हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति को, या हो सकता है ऐसा कि बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल कर पाएं जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ रही है आप लोगों की?
यस यस, हमारा इंडिया मेट्रोलॉजी का आप लोगों को अभी महसूस होगा, उन्हें लगा होगा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बोलते हैं वही हो रहा है। जी तो ये जो हम फोरकास्ट देते हैं, हमारा एक्यूरेसी, हम तो बेसिकली रिवर बेसिन का बात करेंगे। रिवर बेसिन में जो हम फोरकास्ट करते हैं ये कैटेगरिकल होता है। मैं पहले ही बोल दिया, जो क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट इज ए चैलेंज। ओके, एक्यूरेट फोरकास्ट क्वांटिटेटिवली देना बहुत मुश्किल काम है एट प्रेजेंट ऑल्सो। तो ये एक्चुअली जो हाइड्रोलॉजिकल मॉडल यूज होता है फ्लड फोरकास्टिंग के लिए, वो इनपुट में हमारा ही फोरकास्ट जाता है। अभी ये फोरकास्ट जितना एक्यूरेसी बढ़ेगा उस हिसाब से सब फ्लड फोरकास्टिंग होएगी। डे बाय डे वी आर इम्प्रूविंग, सो डेफिनेटली द फ्लड फोरकास्टिंग एक्टिविटी नाउअडेज इम्प्रूव्ड, इन माय व्यू इट इज इम्प्रूव्ड। जी जी, आपका कहना सही है कि आप समय के साथ साथ, क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल बहुत बेहतर ढंग से होने लगा है मौसम विभाग में, और उसकी वजह से मौसम का सही पूर्वानुमान भी अब ज़्यादा सटीक हो गया है, लेकिन अभी भी बिल्कुल एक्यूरेट हो मौसम विभाग की भविष्यवाणी, और विशेष रूप से बारिश को लेकर ऐसा नहीं है। और शायद आपने कहा कि आने वाले समय में ये एक्यूरेसी जो है 100% भी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। आपने समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी हाँ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक और विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले समय में हम लोग बाढ़ की इस विभीषिका पर किसी तरीके का की रोक लगा सकते हैं या फिर लगाम लगा पाने में सफल होंगे। जानकारी हासिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद लोकमंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकमंच में आज हम चर्चा कर रहे हैं देश में बाढ़ की स्थिति की, और प्रोफेसर मनोहर खुशलानी जो कि जल और पर्यावरण विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर मनोहर खुशलानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। और जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और देखा ही जाता है कि हर बरस कुछ क्षेत्र ऐसे हैं देश के वहाँ पर बाढ़ आना लाजमी ही है, जैसा कि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी में हमेशा ही बाढ़ आती है और उसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, हमारी जो है फसल नष्ट हो जाती है, किसान सड़कों पर आ जाते हैं। क्या वजह मानते हैं आप, और क्या इससे कभी बचा भी जा सकेगा? क्या ऐसी कोई स्थिति पैदा होगी? देखिए, पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि बाढ़ हमेशा खराब नहीं होती है। बाढ़ के भी कुछ पर्पसेस होते हैं, हम डिजास्टर की तरफ देखते हैं, लेकिन इरोजन जो है वो उसकी वजह से एक तो बाढ़ आ रही है। दूसरी चीज ये है कि जो जब बाढ़ आती है तो अपने साथ वो न्यूट्रिएंट्स को लेके आती है, सॉइल को। आप देखेंगे कि दूसरी जगहों पे, कई जगहों पे जहाँ इंडिया में एग्रीकल्चर होता है, वहां पे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड बहुत यूज होते हैं जी। लेकिन आसाम में एग्रीकल्चर में बिकॉज पानी के बाढ़ के साथ न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो जब बाढ़ हट जाती है तो तब वहां पे न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं और वो सॉइल जो है विदाउट एनी फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर देती है। अभी काजीरंगा का मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि काजीरंगा में जब फ्लड्स आती हैं तो हम सोचते हैं कि जानवरों के लिए बहुत खराब है। हाँ है, कुछ जानवर डूब जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप देखिए कि जब फ्लड्स आते हैं तो वो फिश को सस्टेनेंस देते हैं। फिश जो है वहां बहुत पाई जाती है। तो जब बाढ़ आके चली आती है तो जो उधर जो लेक्स हैं छोटे छोटे वो बन जाते हैं जिसमें फिश होती है। और राइनो, हिप्पो, बफलो, ये सब वहां पे जो है वो दे एंजॉय द वाटर ऑल्सो। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि इसकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फ्लड्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि करीब 50-60 50s और 60s में आसाम में ब्रह्मपुत्र की दोनों तरफ 4400 किलोमीटर के एम्बैंकमेंट्स बनाए गए। अब भारतवर्ष में क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट्स को बनाने के खर्चा तो होता ही है, लेकिन उसको मेंटेनेंस के फंड्स का हमेशा प्रॉब्लम रहती है। वो प्लानिंग की कुछ कमी है।
और दूसरी चीज ये है कि बनाना तो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन उसको मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट्स का काम होता है। तो इनको बैंक्स को मेंटेन करना ताकि वो उसमें किसी तरह का इरोजन ना हो, कोई सॉइल हट ना सके, तो बहुत जरूरी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कुछ पॉजिटिव साइड भी है, कुछ नेगेटिव साइड भी है। मैं पॉजिटिव तो साइड की बाद में बात करता हूं, लेकिन आपने अभी कहा कि एक विषय जो है मेरे सामने जो सामने आया है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी में एक झंगमू बाढ़ उसका निर्माण किया, हाँ, और उस निर्माण की वजह से चीन उस पानी का दोहन करता है, उसको यूज करता है, उस पानी से बिजली बनाता है, एग्रीकल्चर में वो इरिगेशन होती है, सिंचाई के उपयोग में लाता है। फायदा तो पूरा उठाता है चीन, लेकिन जब बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है तो सारा वो पानी वो ब्रह्मपुत्र नदी में जो आसाम का साइड है उसमें छोड़ देता है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या ये बात सही है? ये देखिए, बांध तो पहले भी, जब चीन का नहीं था बांध तभी भी होता था। जो बाढ़ यहाँ आती है ये बारिश की वजह से है। और ब्रह्मपुत्र में जो इतना सारा पानी होता है, भारत की सबसे, उसको बोला जाता है हमारे कल्चर के हिसाब से कि ब्रह्मपुत्र इज द ओनली मेल, एक ही पुरुष नदी है, बाकी सारी जो है वो फीमेल नदियां हैं जी। तो कहने का मतलब है कि उसके अंदर पावर और माइट है, और वो सारा माइट बारिश की, ये बारिश जो है चीन के साइड से नहीं आती, बिकॉज पहाड़ के दूसरी साइड पे है चीन, पहाड़ियों के पीछे साइड। ये प्रॉब्लम बारिशों की ही है और हर साल आएगी। इसका चीन से वो उसमें ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये इतना पानी नहीं दे सकते कि हिंदुस्तान में बाढ़ आ जाए। लेकिन हर साल देखिए प्रोफेसर खुशलानी, हर साल मॉनसून आने से पहले हाइड्रोलॉजिक डाटा साझा किया जाता है चीन के साथ, और वो इसीलिए किया जाता है कि इसका अनुमान लग जाए कि कितना पानी जो है उसके बांध की तरफ से छोड़ा जाएगा। क्या ये बात सही नहीं है? ये इतना ज्यादा पानी है नहीं जो बाढ़ पैदा कर सके जी, इतना तो मैं आपको पता है। तो ये अपना पानी है आसाम का जिससे बाढ़ आ जाती है इस क्षेत्र में। हाँ, ये आसाम की खुद की बारिश है जिसकी वजह से बाढ़ आती है जी। और वो जो पानी है वो ग्लेशियर मेल्ट का पानी है, वो बारिश का पानी नहीं है जो चीन में होता है। अच्छा, जो बर्फ का जो पिघला हुआ पानी है वो होता है उनके रिवर के साइड जी। और आपकी बात मैं जितनी समझ पाया हूं, आपने कहा है कि बाढ़ हमेशा खराब नहीं होती है, बेहतरी के लिए भी होती है, और ये प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने इसीलिए बाढ़ की स्थिति पैदा की है कि एक तरीके से जो है वो एक सफाई हो जाए उस क्षेत्र की। और आपने कहा कि इसकी वजह से वहाँ की मिट्टी जो है आसाम की वो उर्वरक बनी हुई है, और वहाँ के जो जंगली जानवर हैं उनके लिए भी लाभप्रद है। और अगर बाढ़ की स्थिति, काजीरंगा के बारे में बात कर रहा हूँ जी जी, काजीरंगा जो वो है रिजर्व है, लेकिन अगर आपकी बात माने तो अगर वहां पर बाढ़ की स्थिति नहीं आएगी तो नुकसान वाली स्थिति रहेगी क्या? नहीं, नुकसान तो देखो, नुकसान वो चीज अलग है। मैं दो पहलू बोल रहा हूँ। बाढ़ की वजह से देखो पानी इतना ज्यादा है, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मुझे याद है कि जब मैं शुरू में मैंने जब डैम डिजाइन शुरू की थी तो एक जिहंग डैम था तो मुझे डिजाइन करने को बोला गया था। मैं यंग था बहुत उस टाइम पे। तो उस डैम में उसके बाद जो हमारी पूर्व सरकार है इतनी टिमिड और डरपोक सरकार थी, तो डर के मारे उन्होंने उस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया। अब जाके 2016 में उस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया गया है। तो वो कहने का मतलब है कि हम लोगों को तो एक तो पहली चीज है कि चीन से डरना नहीं चाहिए। हम अपनी जमीन में हैं, हमारे को सारे प्रोजेक्ट्स अपने बनाने चाहिए, और जो अभी जो भूतपूर्व सरकार है उसमें वो हिम्मत है, वो दम है कि वो उन चीजों को बना सकती है। और जो वाटर प्रोटेक्शन मेजर्स है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो ब्रह्मपुत्र का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट चाहिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ और उन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और बहुत सारी ये नदी जो है आगे जाके बांग्लादेश में भी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पानी इसको मैनेज करना कोई मजाक नहीं है, लेकिन मैं उसके पॉजिटिव पहलू के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था। जी। लेकिन आपने जो बात कही है मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। बाढ़ प्रवण
अंतर्राज्यीय नदियों को कवर करते हुए पूर्वानुमान केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया था, जिससे हाँ। बाढ़ का पूर्वानुमान लग सके। इसके आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 12वीं योजना में करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, उसका प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ज्यों की त्यों है। हाँ। तो उसके लिए वो स्थिति ज्यों की त्यों है। जी ये बात सही है कि ये जो क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा एक ऐसा शेर है जिसको कंट्रोल में लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें हम लोगों को और बहुत काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जरूरत है कि नियंत्रण के लिए फंड्स की जरूरत है, और वो ज्यादा फंड्स एलोकेट होंगे फ्लड कंट्रोल के ऊपर, और ज्यादा डेवलपमेंट और चीज में जितनी डेवलपमेंट होगी उतना वो कम होता जाएगा प्रॉब्लम। तो ये तो चीज हमको करनी पड़ेगी। तो ये तो असम की बाढ़ की बात हो गई है। अगर बिहार की अगर बाढ़ की स्थिति की बात करें तो उसके लिए माना जाता है कि नेपाल से छोड़े जाने वाला पानी वो बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है बिहार में। तो उसके लिए कोई रास्ता? पानी एक और भी समस्या है जी बिहार की, वो ये है कि उसकी जो नदी है कोसी जी, वो बहुत नटखट नदी है। वो 110 किलोमीटर दाएं बाएं घूमती है। तो उसको आप कुछ एक तरफ से प्लानिंग करो तो दूसरी तरफ से वो जो है वो जो नदी है वो उछल पड़ती है। आप इधर से प्लानिंग करो जी। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कोसी के बारे में कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बहुत वर्ष पूर्व बनाई गई थी। तो उसमें इन्होंने ये कहा था कि ये पता लगाया था कि जो नदी के दोनों तरफ जो इन्होंने बहुत सारे वो बने हुए हैं वहां पे एम्बैंकमेंट्स, 3465 किलोमीटर के एम्बैंकमेंट्स बने हुए दोनों तरफ। वो उसको नदी को बीच में दबा के रखते हैं, लेकिन सिल्टेशन इतनी ज्यादा होती है कि जो रिवर बेड है कोसी का जी, वो ऊपर हो गया है, और जो सांस में जो दोनों तरफ जो जमीन है क्या बोलते हैं उसको, एम्बैंकमेंट की बाहर दूसरी तरफ जो जिसको बैंक बोलना चाहिए, वो इससे लोअर लेवल पे है। तो उससे क्या होता है, लीकेज की वजह से वो जो लोअर लेवल वाला है वो कंटिन्यूअसली वाटर लॉगिंग चलती है, पूरा साल चलती है उसमें। अब ये सोच लो कि रिवर बेड ऊपर है और जो बैंक्स है वो नीचे है, तो कितनी कठोर समस्या है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब कि और बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत है। और नेपाल तो खैर, नेपाल के साथ अभी हमारे रिश्ते और भी खराब हो गए। नेपाल के साथ सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि वो अपना भला खुद नहीं सोचता है। वो अपने जिस टहनी पे बैठा है मूर्ख की तरह उसी टहनी को काटने की कोशिश करता है। अब कितनी बार हमारे सरकार ने उनको प्रोजेक्ट्स बनाने को बोला, उनको बोला कि इतनी सारी बिजली जो है वहां बन सकती है नेपाल में। भूटान को देखिए, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत को बनाने दिया, डैम बनाने, तारा डैम का कुछ हिस्से भी मैंने भी डिजाइन किए थे। तो उन्होंने इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया को बनाने को अलाउ किया, उससे उनकी इतनी इनकम आती है। ये लोग जो है मानने को तैयार ही नहीं है कि इनको उससे कोई फर्क पड़ता है। आप अगर काठमांडू नेपाल चले जाइए, आप देखेंगे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, रोड्स भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। तो ये आप ऐसे मूर्ख नेशन के साथ डील करने में बहुत चतुराई चाहिए। जी खुशलानी साहब, क्या जंगलों की जिस तरीके से कटाई हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसकी वजह से भी वो भी एक वजह है बाढ़ भयावह होती जा रही है हर साल देश में? क्या एक ये भी वजह? बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसका जो डिफॉरेस्टेशन एरिया है कोसी का जो है, उसमें टोटल कैचमेंट एरिया है 74,000 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया बोलते हैं वो हिस्सा जिसपे पानी इकट्ठा होकर गिरता है नदी में जी, जो करता है जी। और इसमें 2 ट्रिब्यूटरीज और भी हैं, कमला जिसकी कैचमेंट एरिया 7,000 किलोमीटर है, और बागमती है, उसकी जो है ये दोनों ट्रिब्यूटरी मतलब दोनों नदियां जो है वो इसके अंदर आती है, कोसी में आती है। वो 14,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये सारी जो है अपने में बहुत
तो इतना सारा पानी जो है ये जो इकट्ठा होता है, तो वो, और इसका कुछ जो हिस्सा है 62,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है नेपाल और तिब्बत में भी है जी। इतना सारा पानी है वहां से जो आता है, और उसकी कोई दोनों देशों के बीच में कोई अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं है, प्राइमरली बिकॉज नेपाल इज अ वेरी अनकोऑपरेटिव कंट्री, और वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और कोई तरीका निकालना पड़ेगा भारत सरकार को। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बारिश तो यहाँ पर बेतहाशा होती है, इतनी बारिश होती है कि उसकी वजह से हर साल अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये पूरा देश जो है और देश के बहुत सारे हिस्से प्यासे रह जाते हैं, पानी की कमी रहती है, इस पानी को हम स्टोर भी नहीं कर पाते हैं, उसकी भी जो है उसका भी एक मैकेनिज्म जो है उस तरीके का सामने नहीं आ पाया है कि इस बारिश से जो विभीषिका होती है बाढ़ के रूप में उसको तो रोक नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग पानी को स्टोर करने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपने समय निकाला लोकसभा टीवी से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनोहर खुशलानी जी। लोकमंच में हम बात कर रहे थे बाढ़ की विभीषिका की, और प्रोफेसर मनोहर खुशलानी कह रहे थे कि बाढ़ हमेशा ख़राब नहीं होती है, कई स्तरों पर वो ठीक भी होती है। और हम लोगों ने भी पढ़ा है कि बाढ़ की वजह से जो है ज़मीन की उर्वरता बढ़ती है, और जैसे कि उन्होंने कहा कि पशु पक्षियों के लिए भी बेहतर होता है। लेकिन मोटे तौर पर जब बाढ़ आती है तो हमें विभीषिका ही ज़्यादा नज़र आती है, और ये इस विभीषिका को हम बेहतरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इस बारिश के पानी को हम स्टोर कर पाएँ और लोगों की प्यास बुझा पाएँ। तो लोकमंच में आज के लिए इतना ही। लोकमंच में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।